हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी में ई वे बिल चैप्टर का रिवीजन। ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ई वे बिल gst.gov.in इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जनरेट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करना पड़ता है और ये गुड्स के मूवमेंट का एविडेंस है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो समझते हैं। गुड्स का मूवमेंट फास्टर होता है ई वे बिल जनरेट करने से। देखिए पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो स्टेट की बाउंड्रीज पर चेक पोस्ट बनाई गई थी, वहां पर वो गुड्स की चेकिंग होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप गुड्स का मूवमेंट करने से पहले अगर आप ई वे बिल जनरेट कर देंगे तो आपके गुड्स का फास्टर मूवमेंट होगा। दूसरा, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में चेकिंग होगी। अब दूसरा समझते हैं हम, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसका ट्रेवलिंग टाइम और ट्रेवलिंग कॉस्ट दोनों बच जाएंगी, उसमें काफी रिडक्शन होगा। ठीक है, तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री मतलब ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है कि जो टैक्स इवेजन करने के पर्पज से जो लोग सप्लाई कर रहे हैं विदाउट इनवॉइस या फिर इनवॉइस इशू कर रहे हैं विदाउट सप्लाई, इससे टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। कारण गुड्स का मूवमेंट करने से पहले उनको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं ई वे बिल कौन जनरेट करे। इसके लिए हम पढ़ते हैं सीजीएसटी रूल्स का रूल 138, उसका सब रूल 1। उसमें क्या बोला गया है, जिन गुड्स का आप मूवमेंट कर रहे हो अगर उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर रही है, यहां पर हम कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे ये हम बाद में समझेंगे। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब गुड्स का मूवमेंट किस रीजन की वजह से हो रहा है, क्या सप्लाई का ट्रांजेक्शन हुआ इसकी वजह से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम सप्लायर टू रेसिपिएंट, या फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, सप्लाई का ट्रांजेक्शन नहीं है फिर भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे कौन से रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जॉब वर्कर को गुड्स सेंड कर रहे हैं या अप्रूवल बेसिस पर गुड्स सेंड कर रहे हैं, तो ये क्या है, रीजंस अदर देन सप्लाई। इनके पर्पज से भी अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब तीसरा, अगर आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं और आप रजिस्टर्ड हैं और आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से इनवर्ट सप्लाई ले रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड है ना रेसिपिएंट, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो, उनको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, मैंडेटरली जनरेट करना पड़ेगा अगर कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है। अब हम समझते हैं कि ई वे बिल का फॉर्म क्या है। EWB01 ये इसका फॉर्म है। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर सारी डिटेल फर्निश करनी होगी, सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी होगी विथ रिगार्ड टू गुड्स। अब हम समझते हैं, अगर गुड्स का इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है चाहे इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है, आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अब कंसाइनमेंट वैल्यू तो गवर्नमेंट ने नॉर्मली फिक्स की है एक्सीडिंग 50,000, लेकिन अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है, विद इन स्टेट हो रहा है, तो उसके लिए ये कंसाइनमेंट वैल्यू की लिमिट स्टेट गवर्नमेंट अलग फिक्स कर सकती है। जैसे राजस्थान के लिए क्या फिक्स हुआ है, अगर इंटर सिटी एक विद इन राजस्थान एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 1 लाख। लेकिन अगर इंटर सिटी विद इन सिटी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो कंसाइनमेंट वैल्यू 2 लाख से एक्सीडिंग होने पर ही ई वे बिल जनरेट करना होगा। हालांकि ये बात एग्जामिनेशन पर्पस से रिलेवेंट नहीं है, एग्जाम के लिए तो आप इतना ही याद रखिए कि कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो फिर उस केस में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अब समझते हैं हम, ये कंसाइनमेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, इसका क्या मीनिंग है। तो जो वैल्यू हमने एज पर सेक्शन 15 निकाली है, वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में हमने ट्रांजैक्शन वैल्यू समझा था एज पर सेक्शन 15, जो भी आप टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो आपने डिटरमाइन की है एज पर सेक्शन 15। और सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर आप जीएसटी इंक्लूड करके, जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड करके कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक कंबाइंड इनवॉइस बनाया गया है जिसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी दी जा रही है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी दी जा रही है, तो उस इनवॉइस की कंसाइनमेंट वैल्यू निकालते टाइम एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू को हटा दिया जाएगा और
कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन होगी। इसका मतलब कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन करने में जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड होता है, लेकिन एग्जम्प्ट सप्लाई एक्सक्लूड होती है। ठीक है, अच्छा, इनवॉइस की पूरी सप्लाई की वैल्यू एग्जम्प्ट ही है, वो पूरी एग्जम्प्ट सप्लाई है, तो आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करना होता है। ठीक है, अब कुछ केसेस में आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू भले ही बिलो 50,000 हो या एक्सीडिंग 50,000 हो, मतलब कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो, आपको मैंडेटरली ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है कुछ केसेस में। तो केसेस कौन से हैं? अगर प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर गुड्स सेंड किए जा रहे हैं इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो, ई वे बिल जनरेट मैंडेटरली किया जाएगा। उस केस में हम एक्सीडिंग 50,000 नहीं देखेंगे, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, मैंडेटरली आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। दूसरा केस अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं और उन पर्संस को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के डीलर हैं, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है, तो उनको इंटर स्टेट गुड्स का ट्रांसफर करने पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का ट्रांसफर करने पर मैंडेटरली ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, चाहे कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो। अब हम समझते हैं ई वे बिल जो है उस पर आपको क्या इंफॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी। जैसा कि हम समझ चुके हैं, ई वे बिल का फॉर्म है EWB01। इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए वाली डिटेल रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि चाहे सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो, वो फिलअप करेगा। ठीक है, क्योंकि वो गुड्स का मूवमेंट कॉज कर रहा है। अब एक बात सुनिए, सप्लायर गुड्स का मूवमेंट शुरू कर रहा है, ठीक है, या हम कंसाइनर वर्ड यूज कर रहे हैं जो गुड्स का मूवमेंट कर रहा है। इधर रेसिपिएंट भी क्या ई वे बिल जनरेट कर सकता है? यस, कर सकता है, चाहे सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो चाहे कंसाइनर हो चाहे कंसाइनी हो, कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ई वे बिल जनरेट करने के लिए क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए पर्सन? देखिए, और अपेरेंटली तो बोला है यस रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन आगे चलकर हम पढ़ेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है। पार्ट ए EWB01 का पार्ट ए के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन क्या डिटेल, क्या इंफॉर्मेशन मेंशन करे? तो सप्लायर और रेसिपिएंट का जीएसटीएन नंबर मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा प्लेस ऑफ डिस्पैच, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर, चालान नंबर, ये सब मेंशन होना चाहिए। और गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू मेंशन होनी चाहिए सबसे खास, और उन गुड्स के HSN कोड लिखे जाएं और रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन लिखा जाए। ठीक है, इसमें देखिए सप्लाई के वजह से अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, या एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा है, या इंपोर्ट की वजह से हो रहा है, या रीजंस अदर देन सप्लाई, कौन से? जॉब वर्क, सेल्स, रिटर्न, एग्जीबिशन और ओन यूज के पर्पस से अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ये रीजंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन आपको ई वे बिल के EWB01 के पार्ट ए के अंदर मेंशन करना पड़ता है, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब पार्ट बी जो है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट डिटेल है, जिसमें ट्रांसपोर्टर की डिटेल आपको फर्निश करनी पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, मतलब जैसे बिल्टी नंबर, रेलवे रिसिप्ट नंबर या एयरवे बिल नंबर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर लिखा जाए। इसके अलावा वो व्हीकल नंबर जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस व्हीकल नंबर की डिटेल पार्ट बी के अंदर लिखी जाएगी। फिर समझते हैं, क्या ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर उससे ऑथोराइजेशन लेकर क्या ट्रांसपोर्टर ई वे बिल जनरेट कर सकता है? उसका पार्ट ए ट्रांसपोर्टर फिलअप कर सकता है क्या? यस, अगर वो उस रजिस्टर्ड पर्सन से ऑथोराइजेशन ले ले ट्रांसपोर्टर, तो ट्रांसपोर्टर भी पार्ट ए फिलअप कर सकता है। अब हम एक खास बात समझते हैं, ध्यान से सुनना। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? देखिए, जहां से गुड्स का मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, जिस पर्सन के प्रीमाइसेस से गुड्स का मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, वो पर्सन ई वे बिल जनरेट कर सकता है, या जिस पर्सन के डायरेक्शन पर गुड्स का मूवमेंट शुरू हुआ है, वो पर्सन ई वे बिल जनरेट करा सकता है। जहां रिसीव हो रहे हैं, इस केस में वो ई वे बिल जनरेट नहीं करा सकता। जहां जिस पर्सन को वो गुड्स रिसीव हो रहे हैं, वो एक्चुअली रिसीव हो रहे हैं, वो पर्सन उस ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। तो बिल टू शिप टू मॉडल के केस में कौन ई वे बिल जनरेट कर सकता है? जहां से गुड्स का मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट हुआ है, या तो वो पर्सन जिसके डायरेक्शन पर गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। चलिए, अब हम समझते हैं कौन कौन
किस किस को मैंडेटरली ई वे बिल जनरेट करना होगा? कोई रजिस्टर्ड कंसाइनर है या रजिस्टर्ड कंसाइनी है, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी तरीके से हो, चाहे ओन कन्वेंस या हायर्ड कन्वेंस में, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, या फिर रेलवे और एयर और वेसल के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो कंसाइनर है चाहे कंसाइनी है, उनको ई वे बिल जनरेट करना होगा कंसाइनमेंट वैल्यू अगर एक्सीडिंग 50,000 है। और हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर बाय रोड हो रहा है तो ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। अब एक बात सुनिए, न तो कंसाइनर ने ई वे बिल जनरेट किया, न ही कंसाइनी ने ई वे बिल जनरेट किया, तो क्या उस केस में ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ई वे बिल जनरेट करने की? यस, अगर उस गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 है तो ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ई वे बिल जनरेट करने की। उस केस में जहां पर कंसाइनर ने भी ई वे बिल इशू नहीं किया, कंसाइनी ने भी ई वे बिल इशू नहीं किया। अब जहां पर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 को एक्सीड नहीं कर रही है तो वहां पर मैंडेटरी नहीं है ई वे बिल जनरेट करना, उस केस में ई वे बिल जनरेट करना ऑप्शनल हो जाता है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि ई वे बिल इन जनरल रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट करता है, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन भी अगर गुड्स का मूवमेंट करे तो उसके लिए इन जनरल ऑप्शनल है कि वो भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो क्या माना जाएगा? गुड्स का मूवमेंट कॉज किसने किया है? रेसिपिएंट ने किया है, ऐसा माना जाएगा। अगर रेसिपिएंट नोन है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो ये माना जाएगा कि रेसिपिएंट ने गुड्स का मूवमेंट कॉज किया है। अब एक खास बात समझते हैं, अभी मैंने बोला था कि कुछ केसेस में अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है, तो कौन से केसेस है? देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। उनको ई वे बिल जनरेट करने से पहले यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ई वे बिल जनरेट करने से पहले यूईएन उनको जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ ये रूल 138 में सब रूल 3। तो कुछ लोगों को यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना पड़ेगा, ई वे बिल की पोर्टल पर जाकर उनको डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी इन फॉर्म ENR03 में, ठीक है, और वो वैलिडेट होगी और फिर उनको यूईएन जनरेट हो जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा। फिर समझते हैं हम ये बात किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स का। देखिए, हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड्स जो हैं उनको उन पर्संस के सप्लायर्स को आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट किया गया है, बट उनको ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा। वो भले ही अनरजिस्टर्ड है जीएसटी कानून में, उनको ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। कंसाइनमेंट वैल्यू चाहे 50,000 से एक्सीडिंग है चाहे नहीं है तो भी, और वो अनरजिस्टर्ड है तो भी उनको ई वे बिल तो जनरेट करना पड़ेगा। और जो अनरजिस्टर्ड है और ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं तो उनको ई वे बिल जनरेट करने से पहले क्या जनरेट करना पड़ेगा? यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए उनको ऑनलाइन डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर ENR03 में। और जब उनका ये यूईएन जनरेट हो जाएगा, यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद ही वो ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ई वे बिल जनरेट करने से पहले उनको यूईएन यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट करना पड़ेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड हैं। अब सुनिए, हमने पढ़ा था EWB0 फॉर्म है ई वे बिल का, उसका पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। कुछ केसेस में पार्ट बी मतलब ट्रांसपोर्ट की डिटेल देने की जरूरत नहीं है। वो केसेस क्या है? अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाय रोड और विद इन 50 किलोमीटर ही हो रहा है, विद इन 50 किलोमीटर ही हो रहा है और बाय रोड हो रहा है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रा स्टेट, विद इन स्टेट के लिए ही ये बात एप्लीकेबल है। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में तो आपको ट्रांसपोर्ट की डिटेल फिलअप करनी ही पड़ती है। तो ट्रांसपोर्ट डिटेल फॉर्म बी में अपलोड करने की जरूरत कहां नहीं है। इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और बाय रोड हो रहा है और विद इन 50 किलोमीटर हो रहा है, तो और केस कौन सा? कंसाइनर के बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर के बिजनेस प्लेस पर गुड्स जा रहा है फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन, या ट्रांसपोर्टर के प्रीमाइसेस से
कंसाइनी के बिजनेस प्लेस पर गुड्स जा रहा है और डिस्टेंस विद इन 50 किलोमीटर है और इंट्रा स्टेट गुड्स का मूवमेंट है और वो बाय रोड है, तो इस केस में पार्ट बी यानी ट्रांसपोर्ट डिटेल EWB01 फॉर्म के अंदर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बट जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अब जब आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तो आपको एक यूनिक ई वे बिल नंबर अलॉट हो जाता है, इश्यू हो जाता है, ठीक है ये। और जैसे ही ये जनरेट होता है सबको कम्युनिकेट हो जाता है, सप्लायर को, रेसिपिएंट को, ट्रांसपोर्टर को, सबको कम्युनिकेट हो जाता है। और ये बेसिकली EBN 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है और इसके अंदर QR कोड होता है ताकि प्रॉपर ऑफिसर उसका फटाफट क्विक वेरिफिकेशन कर सके, ठीक है। तो ये ई वे बिल की पोर्टल आपको क्या इशू कर देती है, क्या अवेलेबल करवाती है, यूनिक ई वे बिल नंबर EBN, ठीक है, ये 12 डिजिट का होता है। अब सवाल पैदा होता है कि जो ट्रांसपोर्टर गुड्स को लेके गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गया, रास्ते में अगर ट्रांसपोर्टर अपना व्हीकल बदले और वन कन्वेंस से अनदर कन्वेंस में गुड्स को ट्रांसफर करे, जैसे एक ट्रक उलट गया रास्ते में तो उसका गुड्स निकालकर दूसरे ट्रक में ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? यस, किया जा सकता है। तो उस केस में क्या पार्ट बी की डिटेल मतलब ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी, व्हीकल नंबर चेंज करना पड़ेगा, ट्रक नंबर चेंज करना पड़ेगा, उस पार्ट बी के अंदर अपडेट करना पड़ेगा क्या? यस, करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं असाइनिंग ई वे बिल टू अनदर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो अगर गुड्स एक कन्वेंस से दूसरे कन्वेंस में शिफ्ट हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, कैसे, क्यों हुआ? क्योंकि ब्रेक डाउन हो गया या उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, तो उस वजह से उस व्हीकल से गुड्स निकालकर दूसरे में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कंसाइनर और रेसिपिएंट को जो उन्होंने डिटेल फर्निश की थी या ट्रांसपोर्टर को काम करना पड़ेगा क्या? पार्ट बी जो ई वे बिल का था उसके अंदर कन्वेंस की डिटेल यानी ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी आगे और फर्दर मूवमेंट के लिए। अब एक बात समझते हैं कई बार क्या होता है, मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? कन्वेंस बदलता है, पहले एक कन्वेंस में माल गया, फिर दूसरे कन्वेंस में ट्रांसफर होगा, फिर तीसरे कन्वेंस में होगा, ऐसे हो सकता है, अलाउड है। तो अगर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं तो उस सिचुएशन में गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले काफी सारे कन्वेंस चेंज करता है। तो उस सिचुएशन में ट्रांसपोर्टर की डिटेल यानी पार्ट बी आपको अपडेट करना पड़ता है। तो उसमें ई वे बिल में ऑप्शन आता है आपके अपडेट व्हीकल नंबर, तो उस ऑप्शन का बेनिफिट लेंगे और यूज करेंगे और ट्रांसपोर्टर की डिटेल अपडेट कर दी जाएगी, व्हीकल नंबर अपडेट कर दिया जाएगा। बट हाँ, वैलिडिटी पीरियड हम पढ़ेंगे ई वे बिल का आगे चलकर, वो चेंज नहीं होगा। वैलिडिटी पीरियड का मतलब क्या है? गुड्स रवाना हुआ है ओरिजिन से तो डेस्टिनेशन तक उतने टाइम पीरियड में पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, तब तक ही ई वे बिल वैलिड रहता है। तो ई वे बिल के वैलिडिटी पीरियड के अंदर गुड्स ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए। तो इस केस में ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड अफेक्ट नहीं होगा भले ही आपने व्हीकल की डिटेल अपडेट की है। अब एक बात समझते हैं, कंसाइनर और रेसिपिएंट जिन्होंने पार्ट ए फिलअप किया या ट्रांसपोर्टर अपना ये ई वे बिल नंबर असाइन कर देंगे दूसरे ट्रांसपोर्टर को ये गुड्स दे देंगे। एक व्हीकल से गुड्स दूसरे व्हीकल में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टर बदल जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं असाइनिंग ई वे बिल टू अनदर ट्रांसपोर्टर। ऐसा अलाउड है। अब समझते हैं इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंसाइनर है जो सिटी एक्स से सिटी जेड में माल भेजना चाहता है और बीच में सिटी वाई आएगी, सिटी एक्स टू सिटी जेड तक भेजना चाहता है और बीच में सिटी वाई आएगी। तो फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्टर ए गुड्स सिटी एक्स से लेकर गया और वो सिटी वाई तक ही ले जाएगा, तो एक ही बिल से काम चल जाएगा या दो ई वे बिल बनाने पड़ेंगे? ट्रांसपोर्टर ए के लिए अलग बनाना पड़ेगा या ट्रांसपोर्टर बी के लिए अलग बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, इस केस में एक ही ई वे बिल से काम चल जाएगा। होगा क्या? कंसाइनर पार्ट ए तो फिलअप कर देगा, वो तो चेंज होना नहीं है, फिर ई वे बिल असाइन कर देगा कंसाइनर किसको? ट्रांसपोर्टर को दे देगा। ये कंसाइनर क्या करेगा? अपनी डिटेल पार्ट बी में फिलअप कर देगा, कंसाइनर अपनी ट्रांसपोर्ट डिटेल पार्ट बी ऑफ EWB01 के अंदर फिल कर देगा और
उसका काम क्या है, सिर्फ सिटी एक्स से लेकर सिटी वाई तक ले जाना, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टर बदलेगा, जब सिटी वाई में पहुंचेंगे वहां से ट्रांसपोर्टर बदलेगा और सिटी वाई से सिटी जेड तक दूसरा ट्रांसपोर्टर गुड्स को अपने दूसरे व्हीकल के अंदर ले जाएगा। तो ट्रांसपोर्टर ए अपना गुड्स, ये जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्टर बी को हैंडओवर कर देगा और ई वे बिल जो एक ही बना हुआ है वो असाइन कर देगा ट्रांसपोर्टर बी को। और असाइनमेंट का मतलब क्या है, जो ट्रांसपोर्टर बी है वो EWB01 यानी ई वे बिल के पार्ट बी की ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट कर देगा, व्हीकल नंबर सब अपडेट कर देगा। तो बेसिकली सिटी एक्स से वाई तक ट्रांसपोर्टर ए ले गया, फिर सिटी वाई से सिटी जेड तक ट्रांसपोर्टर बी ले गया, बट ई वे बिल एक ही बनेगा जब जब ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्टर बी को गुड्स दे देगा, हैंडओवर कर देगा। तो ट्रांसपोर्टर बी की क्या ड्यूटी रहेगी कि वो पार्ट बी ऑफ ई वे बिल उसकी डिटेल अपडेट कर दे, व्हीकल नंबर अपडेट कर दे, ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट कर दे। चलिए अब हम समझते हैं कुछ केसेस पे ट्रांसपोर्टर को कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करना पड़ सकता है। तो ट्रांसपोर्टर को ई वे बिल कंसोलिडेटेड बेसिस पर जनरेट करना पड़ सकता है। देखिए ऐसा कब होगा, जब कंसाइनर और कंसाइनी ने अपना इंडिविजुअल ई वे बिल जनरेट नहीं किया है, ठीक है। कंसाइनर कंसाइनी ई वे बिल जनरेट कर नहीं रहे हैं क्या। और देखिए ट्रांसपोर्टर क्या होता है, अपने ट्रक के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बाय रोड का एग्जांपल दे रहा हूं, एक ट्रांसपोर्टर है ट्रक वाला, वो गुड्स अलग अलग कंसाइनर के ले जा रहा है, ठीक है। अलग अलग कंसाइनर का वो गुड्स अपने ट्रक के अंदर लोड करके ले जा रहे हैं, ठीक है। अब उन कंसाइनर के लिए तो इंडिविजुअल वैल्यू 50,000 से एक्सीडिंग नहीं है, लेकिन इस ट्रांसपोर्टर ने जब अपने ट्रक के अंदर गुड्स लोड किया तो सबकी एग्रीगेट वैल्यू, सारे कंसाइनमेंट की एग्रीगेट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 हो गई। तो इस केस में ट्रांसपोर्टर को कंसोलिडेटेड ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, इस केस में ट्रांसपोर्टर को कंसोलिडेटेड ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब बाय रोड है। आगे क्या दे रखा है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेलवे, एयर और वेसल, उस केस में कंसोलिडेटेड ई वे बिल इशू नहीं हो सकता है, एक्सेप्शन है। लेकिन तो फिर बाकी का मैटर कौन सा बचा, बाय रोड। तो उस सिचुएशन में अगर बाय रोड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है अदर देन रेलवे, एयर और वेसल, तो उस केस में ट्रांसपोर्टर कंसोलिडेटेड बेसिस पर ई वे बिल इशू जनरेट कर सकता है, ठीक है। और मैटर एप्लीकेबल है सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के केस में। इसका मतलब अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो ट्रांसपोर्टर को कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये कंसोलिडेटेड ई वे बिल का प्रोविजन इंटर स्टेट सप्लाई के केस में ही काम आएगा। तो ट्रांसपोर्टर क्या करे, अच्छा अब सुनिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। सपोज मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं और काफी सारे कंसाइनर ने, मल्टीपल कंसाइनर्स का माल मैं अपने ट्रक के अंदर लोड करके जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या मुझे उन इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का भी इंडिविजुअल ई वे बिल इशू करना पड़ेगा क्या? यस, मुझे ट्रांसपोर्टर को ही उन इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का इंडिविजुअल ई वे बिल इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पहला काम, मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मेरा पहला काम क्या रहेगा, मैं सारे कंसाइनमेंट का इंडिविजुअल ई वे बिल यानी EWB01 सारे इंडिविजुअल कंसाइनमेंट का अलग अलग सेपरेटली इशू करूं, ठीक है। फिर उसके बाद एंड, अब मैं EWB02 में कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाऊंगा, ठीक है, प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसका मतलब इंडिविजुअल ई वे बिल भी बनाने पड़ेंगे सारे मल्टीपल कंसाइनमेंट्स के, और फिर उन सबको कंसोलिडेट करते हुए कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। देखिए इसका बेनिफिट क्या है कि मेरे को वो इंडिविजुअल ई वे बिल बनाने तो हैं लेकिन साथ में कैरी नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक ही कंसोलिडेटेड ई वे बिल दिखाने से, मान लीजिए रास्ते में प्रॉपर ऑफिसर ने चेकिंग की तो मेरे को एक ही कंसोलिडेटेड ई वे बिल उसको दिखाना पड़ेगा। इंडिविजुअल ई वे बिल तो मल्टीपल कंसाइनमेंट के, ईच कंसाइनमेंट के बना रखे हैं, फिर उन इंडिविजुअल ई वे बिल की डिटेल ही उस कंसोलिडेटेड ई वे बिल के अंदर देनी पड़ेगी। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड ई वे बिल एक तरीके से इंडिविजुअल ई वे बिल का ही समरी चार्ट है, समझे बात। तो अब देखिए जो भी सप्लायर रेसिपिएंट को गुड्स भेज रहे हैं मुझ ट्रांसपोर्टर के थ्रू,
तो वो मल्टीपल इनवॉइसेस उन्होंने बनाए हैं, तो मल्टीपल ई वे बिल बनाने ही पड़ेंगे, इंडिविजुअली बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ईच इनवॉइस के लिए आपको, एक इनवॉइस के लिए एक ई वे बिल इंडिविजुअली बनाना ही पड़ेगा। और वो बनने के बाद वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल ट्रांसपोर्टर को बनाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, अगर वो सारा गुड्स एक ही व्हीकल के अंदर ले जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली कंसोलिडेटेड ई वे बिल क्या है, उसके अंदर डिटेल है, डिफरेंट इंडिविजुअल ई वे बिल्स की डिटेल है। ठीक है, और उन इंडिविजुअल ई वे बिल का इंडिविजुअल वैलिडिटी पीरियड है क्या? यस। तो क्या कंसोलिडेटेड ई वे बिल का भी कोई वैलिडिटी पीरियड होगा? नहीं, कंसोलिडेटेड ई वे बिल का कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं है। उसके अंदर तो उन इंडिविजुअल ई वे बिल्स की डिटेल है, और उन इंडिविजुअल ई वे बिल्स का इंडिविजुअली वैलिडिटी पीरियड वो काम आएगा। अब एक बात समझते हैं, जब फॉर एग्जांपल मैंने सेल की, मैंने सप्लाई का ट्रांजेक्शन किया है, और गुड्स का मूवमेंट करने से पहले मैंने ई वे बिल जनरेट किया है, ई वे बिल की पोर्टल से किया है। ठीक है, तो क्या वहां से ये मेरा सप्लाई की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटी की पोर्टल पर चली जाएगी, और जब मैं अपना GSTR-1 बनाऊंगा अपनी आउटपुट सप्लाई का, तो क्या ये सारी डिटेल उधर ऑटो पॉपुलेट होकर अपने आप आ जाएगी? यस, आ जाएगी, मुझे उस डिटेल को एक्सेप्ट करना रहेगा। ठीक है, तो सारी डिटेल इस तरीके से ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाती है। इसको मैं यूज कर पाऊंगा अपना GSTR-1 फर्निश करते टाइम। अब सवाल यह है, एक बार ई वे बिल बन गया, कैंसिल नहीं हो सकता क्या? कारण कस्टमर ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मैं सप्लायर गुड्स रेडी करके ट्रक में चढ़ा दिया है, इतने में मेरा वो कस्टमर फोन करता है मेरे को कि ऑर्डर कैंसिल। मैंने ई वे बिल बना दिया था तब तक, तो क्या ई वे बिल इस केस में कैंसिल करना पड़ेगा? यस, इस केस में कैंसिल करना पड़ेगा। तो ई वे बिल जनरेट हो चुका है, लेकिन वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में जा नहीं गए, ऑर्डर कैंसिल हो गया, या उस ई वे बिल जो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है उसकी डिटेल में चेंज हो रहा है। ठीक है, वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ क्वांटिटी चेंज हो रही है। कस्टमर ने बोला था 1,00,000 पीस भेजना, और अब वो कह रहा है 1,10,000 पीस भेजना। तो अब ई वे बिल तो मैं जनरेट कर चुका हूं, तो क्या इस ई वे बिल को मैं कैंसिल कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। तो ऑनलाइन होगा क्या? ई वे बिल वाली पोर्टल पर जाके? यस, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। कितने टाइम में? ई वे बिल जनरेट करने के 24 घंटे के अंदर ही कैंसिल हो सकता है, जनरेट होने के 24 घंटे के अंदर ही कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर ई वे बिल जनरेट हो गया है, गुड्स का मूवमेंट शुरू हो गया है, और इन ट्रांजिट प्रॉपर ऑफिसर ने उसको चेक कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है रास्ते में, तो फिर ये ई वे बिल मैं बाद में कैंसिल जनरेट होने के बाद नहीं कर पाऊंगा, अगर ये रास्ते में वेरीफाई हो गया है एज पर रूल 138B। रूल 138B आगे चल के पढ़ेंगे। तो प्रॉपर ऑफिसर ने रास्ते में चेक कर लिया गुड्स को, तो अब ये ई वे बिल मैं कैंसिल नहीं कर सकता अगर ये इन ट्रांजिट था और वेरीफाइड बाय प्रॉपर ऑफिसर है। अब ये जो ईबीएन जनरेट हुआ है 15 दिन तक वैलिड रहेगा फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी में अपडेट किया जा सकता है 15 दिन तक। तो ई वे बिल आप अपडेट कर सकते हैं पार्ट बी, मतलब ट्रांसपोर्ट डिटेल जनरेट होने के 15 दिन तक वैलिड है। अब हम समझते हैं कि ई वे बिल और कंसोलिडेटेड ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड क्या है एज पर रूल 138 सब रूल 10। अब सुनिए, यहां पर कुछ टर्म्स यूज होंगे, उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन में कई टाइप के कार्गो यानी माल जाता है। तो कुछ माल होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो या एमएमएस। एमएमएस का फुल फॉर्म है मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो अगर आपका कार्गो ओडीएस या एमएमएस कैटेगरी वाला है, तो उस सिचुएशन में, अच्छा उस कैटेगरी वाला नहीं है तो उसको हम नॉर्मल कार्गो बोलेंगे। ठीक है, अब पहले हम समझ लेते हैं ओडीएस और एमएमएस का मीनिंग क्या है। सुनिए, और कई बार व्हीकल ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रक का पिछला हिस्सा है, ठीक है, ये ट्रक का आगे का हिस्सा, ये व्हील्स उसके, ठीक है, ये ट्रक है इस तरीके से जा रहा है। तो ये वाला जो स्पेस है जहां पर गुड्स भरा जा रहा है, अगर ट्रक के ये जो डायमेंशंस हैं, इससे गुड्स ट्रक के डायमेंशन से भी
ट्रक के डायमेंशन से भी कोई गुड्स बाहर निकल रहा है, ठीक है, इस तरीके से है, तो वो कहलाता है ओवर डायमेंशनल कार्गो। इसका मतलब ओवरलोडेड नहीं है, ये ओवर डायमेंशनल ओडीसी कहलाएगा। तो और एमएमएस क्या कहलाएगा? एमएमएस में ऐसा है, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन मल्टीपल ट्रांसपोर्टेशन होंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अंडर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पूरा है बाय सिंगल कैरियर, मतलब ट्रांसपोर्टर भी एक ही है, लेकिन उसमें यह मामला है कि टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसमें से कम एक मोड बाय शिप है। ट्रांसपोर्टेशन का कम से कम एक मोड शिप है। तो एक बार ऐसे होता है ना, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में भेजना है, थोड़ा सा बाय रोड जाएगा, फिर बाय शिप जाएगा, फिर दोबारा बाय रोड जाएगा, फिर बाय एयर जाएगा, ठीक है। तो मल्टी मॉडल ट्रांसशिपमेंट है, एमएमएस है, जिसमें एक लेग मतलब एक पार्ट बाय शिप होगा, उसको बोलते हैं एमएमएस। तो अब हम शॉर्ट में बोलेंगे, या तो वो कार्गो ओडीएस है या एमएमएस है। और दूसरी कैटेगरी नॉर्मल कार्गो, पहली कैटेगरी ओडीएस और एमएमएस। इस केस में ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड क्या होगा ये समझते हैं। देखिए, विद इन कंट्री डिस्टेंस 20 किलोमीटर तक का ट्रेवल कंप्लीट कर लेना है, 20 किलोमीटर तक मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक का ट्रेवल कंप्लीट कर लेना है एक दिन के अंदर, ठीक है। और ये वैलिडिटी रेलेवेंट डेट से शुरू होगी, एक दिन के अंदर उतना ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होना चाहिए, मतलब रेलेवेंट डेट से वैलिडिटी पीरियड शुरू हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए और डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, मतलब और डेस्टिनेशन कितना कवर कर ले, 20 किलोमीटर तक की जर्नी कवर कर ले एक दिन के अंदर। और उसके बाद फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट देयर आफ्टर एक एडिशनल डे। और अच्छा, इस बात को ऐसे समझते हैं, 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ के जर्नी आपको एक दिन में कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक गुड्स जा रहे हैं और मान लीजिए 64 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले 20 किलोमीटर एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए, दूसरे 20 किलोमीटर दूसरे दिन में कंप्लीट होने चाहिए, तीसरे 20 किलोमीटर एक दिन के अंदर कंप्लीट होने चाहिए, और बाकी के 4 किलोमीटर एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए। तो अब इस ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड कितना होगा? 4 दिन होगा। मतलब ओरिजिन टू डेस्टिनेशन इन 4 दिन के अंदर गुड्स ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक इसी पैटर्न पर नॉर्मल कार्गो के लिए ये लिमिट 10 टाइम्स है, तो 20 का 10 टाइम्स कितना हुआ? 200 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर तक का ट्रेवल एक डे में कंप्लीट होना चाहिए और पार्ट देयर ऑफ के लिए भी एक दिन एडिशनल, ठीक है। अब मैंने बोला ये वैलिडिटी पीरियड रेलेवेंट डेट से स्टार्ट होगा, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो है ना वो रेलेवेंट डेट से शुरू होंगे। अब रेलेवेंट डेट का मीनिंग क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूं। आज का दिन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये डिस्टेंस कवर करनी है, तो मैंने बोला 4 दिन के अंदर आपको ये ट्रेवल कंप्लीट कर लेनी है, ये जर्नी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये गुड्स ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना चाहिए 4 दिन के अंदर, ठीक है। तो अब ये पीरियड, ये 4 दिन के अंदर ओरिजिन टू डेस्टिनेशन तक गुड्स पहुंच जाना चाहिए। तो ये 4 दिन शुरू कहां से होंगे? क्या ई वे बिल जनरेट करते वक्त से ही 4 दिन शुरू हो जाएंगे? नहीं, ध्यान से सुनिए। आज का दिन है, मैं सुबह 10 बजे 11 बजे ई वे बिल जनरेट करता हूं, या दिन को 3-4 बजे जनरेट करता हूं, या रात को 8 बजे 9 बजे जनरेट करता हूं। मेरा वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट, ध्यान से सुनना, मेरा वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट रात के 12 बजे से होगा। मेरा वैलिडिटी पीरियड रात के 12 बजे से होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखो, एक गाना है कि रात के 12 बजे गली में हुल्लड़ मचे, तो वैलिडिटी पीरियड रात के 12 बजे से ही शुरू होगा। अब रात के 12 बजे से वैलिडिटी पीरियड शुरू होगा, मैं ई वे बिल कभी भी जनरेट करूं, सुबह 11 बजे करूं, 12 बजे करूं, 10 बजे करूं, या दिन को 3 बजे करूं, 4 बजे करूं, या रात के 8 बजे करूं, 9 बजे करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट कब से होगा? रात के 12 बजे से, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी
तो ये जो मेरे को 4 दिन की कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से होगी, रात के 12 बजे से, समझ गए। चलिए अब वैलिडिटी पीरियड इतना रहेगा, लेकिन क्या वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है? यस, अगर कमिश्नर अलाउ करे तो कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है वैलिडिटी पीरियड, लेकिन वो सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स के लिए ही करेगा, जो नोटिफिकेशन के अंदर गुड्स मेंशन है उनके लिए करेगा। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया, गुड्स ओरिजिन टू डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाया, उस ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया, तो ट्रांसपोर्टर को राइट दिया गया है कि वो ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, तो ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड ट्रांसपोर्टर करवा सकता है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। ठीक है, कैसे कैसे करेगा? फॉर अपडेटिंग पार्ट बी की डिटेल वो अपडेट कर सकता है। अब सुनिए, एक्सटेंडेड कब तक होना चाहिए ई वे बिल का? ध्यान से सुनिए, याद हो जाएगा आपको। ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड खत्म हो चुका है, हम ऐसे समझे ये ई वे बिल मर चुका है। मरने के मतलब उसका वैलिडिटी पीरियड खत्म होने के बाद 8 घंटे के अंदर हम उसमें जान फूंक सकते हैं, ई वे बिल तू जिंदा हो जा। तब ई वे बिल को दोबारा हम और एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर विद इन 8 आवर्स फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। ठीक है, तो फ्रॉम टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी विद इन, मतलब वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया है, उसके 8 घंटे के अंदर हम उस ई वे बिल को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। और इसके लिए फिर ट्रांसपोर्ट डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी, पार्ट बी की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। अब एक प्रेस रिलीज आया, मतलब एक तरीके से नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं कंसाइनर हूं, मैंने फ्राइडे को गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिया कि ये माल ले जा, लेकिन ट्रांसपोर्टर वो अपना ट्रांसपोर्टेशन मंडे को शुरू करेगा, नेक्स्ट मंडे को शुरू करेगा वो अपना ट्रांसपोर्टेशन, और मैं कंसाइनर उसको गुड्स डिलीवर कर दिया फ्राइडे को ही। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वैलिडिटी पीरियड स्टार्ट कहां से होगा? देखिए, मैं कंसाइनर तो EWB01 का पार्ट 1 फिलअप करके दे दूंगा, फिर वो ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट डिटेल डालनी है पार्ट बी के अंदर, तो वो मंडे को जब से वो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेगा तब वो पार्ट बी के अंदर डिटेल अपडेट करे। ठीक है, तो ई वे बिल कंप्लीट कब माना जाएगा? जब पार्ट बी फिलअप होगा, और पार्ट बी ट्रांसपोर्टर फिलअप करेगा कब? मंडे को। तो इस केस में इस ई वे बिल का वैलिडिटी पीरियड मंडे से शुरू होगा। समझे बात? चलिए, अब एक पार्टी चाहे रेसिपिएंट ने, फॉर एग्जांपल रेसिपिएंट ने ई वे बिल जनरेट किया, तो क्या सप्लायर को वो डिटेल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ ये डिटेल मैं एक्सेप्ट करता हूं, या सप्लायर ने ई वे बिल इशू कर दिया है, उसकी डिटेल क्या रेसिपिएंट को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी? देखिए, सप्लायर भी ई वे बिल जनरेट करा सकता है, रेसिपिएंट भी करा सकता है। अगर सप्लायर ने ई वे बिल जनरेट किया है तो उसकी डिटेल क्या रेसिपिएंट को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी? यस। अगर रेसिपिएंट ने वो ई वे बिल जनरेट किया है तो क्या उसकी डिटेल सप्लायर को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी? यस, करनी पड़ेगी। लेकिन कितने टाइम पीरियड के अंदर वो सेकंड पार्टी उस डिटेल को एक्सेप्ट करे? ठीक है, तो कब तक एक्सेप्ट करे उसके लिए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट बताई गई है कि जब वो ई वे बिल की डिटेल उसको अवेलेबल हुई उसके 72 आवर्स के अंदर, और जब वो गुड्स डिलीवर हो जाए, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है सेकेंड पार्टी को इस ई वे बिल के लिए एक्सेप्टेंस देनी होगी। अब अगर वो सेकेंड पार्टी एक्सेप्टेंस ना दे तो क्या डीम्ड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? यस, उस केस में ई वे बिल एक्सेप्टेड बाय सेकेंड पार्टी माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, डीम्ड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ सिचुएशन में ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है, तो ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। पहला केस, ऐसा गुड्स जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, और जो हाउसहोल्ड और नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए यूज होगी। दो बातें बोली हैं, या तो उसका घरेलू यूज होगा गैस का, या नॉन डोमेस्टिक मतलब कमर्शियल, बट वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कस्टमर्स हैं। तो एलपीजी गैस का ट्रांसपोर्टेशन अगर इस पर्पस के लिए हो रहा है तो इस केस में उस एलपीजी गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत
केरोसिन ऑयल बेचा जा रहा है, उसके लिए गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। या पोस्टल बैगेज, पोस्ट डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेटर्स वगैरह, चिट्ठियां वगैरह, पोस्टल डिपार्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, तो उस केस में उनको ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। या नेचुरल और कल्चर्ड पर्ल्स एंड प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स वगैरह के केस में भी आपको ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड है। या प्रेशियस मेटल है, या मेटल्स क्लेड है विथ प्रेशियस मेटल, तो जैसे मोती, मूंगा, माणक वगैरह कुछ प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, उनके गुड्स के, इस टाइप के गुड्स के मूवमेंट के लिए भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और ज्वेलरी और गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ वेयर्स और अदर आर्टिकल्स, इसको हम शॉर्ट में बोले ज्वेलरी आइटम, ज्वेलरी आइटम के लिए भी ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड है। लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी के लिए ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है, जो चैप्टर 717 ये आइटम नंबर है, इसमें फॉल करता है। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखो, इमिटेशन ज्वेलरी के लिए ई वे बिल जनरेट करना जरूरी है, बाकी जो एक्चुअल ज्वेलरी है उसके लिए ई वे बिल जनरेट करना नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है। और करेंसी भेज रहे हैं, ठीक है, नोट भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उस केस में भी ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। या फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का ट्रांसफर हो जाता है, तो वो अपने पर्सनल और हाउस होल्ड इफेक्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, बट वो यूज्ड है, तो भी ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। या कोरल अनवर्क और वर्क कोरल है, माणक, मोती, मूंगा वगैरह है, तो फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स ट्रांसपोर्टेशन में भेजे जा रहे हैं, तो उस केस में भी ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। या स्टेट रूल्स या यूनियन टेरिटरी के रूल्स में नोटिफाइड एरिया कोई बता रखा है, वहां पर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में भी ई वे बिल नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। या कोई एग्जम्प्टेड गुड्स है, मैंने पहले ही कहा था, देखिए इवन कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर भी आप एग्जम्प्ट सप्लाई की वैल्यू इंक्लूड नहीं करते। मैंने बोला था आपको कि कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन जब करनी है, आपने एक इनवॉइस बनाया है, कोई कस्टमर को आपने एक इनवॉइस इशू किया है, उसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई भी है और एग्जम्प्ट सप्लाई भी है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू डिटरमाइन करते वक्त आप एक्सक्लूड कर देंगे एग्जम्प्ट सप्लाई की वैल्यू। ठीक है, तब जो अमाउंट आएगा वो कहलाता है कंसाइनमेंट वैल्यू, और कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर जीएसटी इंक्लूड होता है। ठीक है, जो हम 50,000 डिटरमाइन करते हैं। अब जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसे एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह है, उनकी भी सप्लाई, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी ई वे बिल जनरेट करना जरूरी नहीं है। या ऐसी सप्लाई जो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3 के हिसाब से जो सप्लाई नहीं है, तो ऐसे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक खास बात सुनिए, अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन नॉन मोटराइज्ड कन्वेंस में हो रहा है, ठीक है, ऐसा कन्वेंस जिसमें मोटर नहीं है, बैटरी नहीं है, तो अगर उसके थ्रू हो रहा है, तो वहां पे भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे तांगा, या बैलगाड़ी, या पालकी, या छकड़ा गाड़ी, या ठेला, अगर इसके थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है बाय डिफेंस फॉर्मेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज कंसाइनर और कंसाइनिंग, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर जहां पर कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, कंसाइनर ऑफ गुड्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, और बाय रेल अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वहां पे भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन विद इन 20 किलोमीटर हो रहा है कंसाइनर के बिजनेस प्लेस से, वो वे ब्रिज तक जाएगा, मतलब धर्म कांटा तक जाएगा, ओनली वेमेंट के लिए, तोलने के लिए। ठीक है, तो वे ब्रिज तक फॉर द पर्पज ऑफ वेमेंट, जैसे धर्म कांटा पर कंसाइनर के बिजनेस प्लेस से गुड्स जा रहा है विद इन 20 किलोमीटर, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। और वहां वे ब्रिज से दोबारा रिटर्न होकर आ रहा है, माल तोल कर ला रहे हैं दोबारा कंसाइनर के बिजनेस प्लेस पर, और डिस्टेंस अप टू 20 किलोमीटर तक है, तो इस केस में भी ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर लेकिन जो भी धर्म कांटे तक या वे ब्रिज तक माल जा रहा है, वो अंडर द कवर, या वापस आ रहा है, वो अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान होना चाहिए। डिलीवरी चालान हम पढ़ चुके हैं टैक्स इनवॉइस चैप्टर में, एज पर रूल 55।
अब एक बात और समझते हैं, एम्प्टी सिलेंडर्स जा रहे हैं जो यूज होते हैं फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी गैस। अगर वो एम्प्टी सिलेंडर जा रहे हैं फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई के पर्पज से, सप्लाई के पर्पज से नहीं जा रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है उसको कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने पड़ेंगे। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं रूल 138 का, रूल 138A। जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज है, जैसे ट्रक के केस में ट्रक ड्राइवर, तो पर्सन इंचार्ज ऑफ ए कन्वेंस वो अपने साथ क्या क्या कैरी करे, वो गुड्स का मूवमेंट लेकर जा रहा है, तो उसके पास इनवॉइस होना चाहिए या बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए या डिलीवरी चालान होना चाहिए। एंड इसके अलावा उसको ई वे बिल की भी कॉपी या तो फिजिकल फॉर्म में मेंटेन रखनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन रखनी चाहिए। अब एक बात सुनिए, अब आजकल क्या होता है कि ये ई वे बिल साथ कैरी नहीं करते हैं और उसकी डिटेल मैपिंग कर देते हैं किसके अंदर, RFID डिवाइस के अंदर। RFID है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, ये ट्रांसपोर्टर अपने ट्रक के ऊपर लगवा देता है, ठीक है। और जब वो ट्रांसपोर्टर अपना ट्रक गवर्नमेंट के चेक पोस्ट से लेकर गुजरता है तो उसको रीड करने के लिए गवर्नमेंट ने ऊपर रीडर लगा रखा है जो उस RFID डिवाइस के अंदर कंटेंट इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता है। और इस RFID डिवाइस के अंदर ई वे बिल वाली इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। तो आजकल ट्रक के ट्रांसपोर्टर को इस तरीके से RFID डिवाइस अपने ट्रक के ऊपर लगवाना पड़ता है और उसके अंदर ई वे बिल की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है। और कमिश्नर चाहे तो सर्टेन क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर सकता है कि अपने कन्वेंस के ऊपर आप इस तरीके से RFID डिवाइस लगवाइए, गुड्स का मूवमेंट तभी आपको करने दिया जाएगा। अब एक बात और समझते हैं जिसकी कनेक्टिविटी ई इनवॉइस से है। हमने टैक्स इनवॉइस चैप्टर के अंदर रूल 48 सब रूल 4 पढ़ा था कि क्विक रिस्पॉन्स कोड होना चाहिए जो IRN नंबर होता है ई इनवॉइस के अंदर IRN नंबर होता है, वो प्रॉपर ऑफिसर उसको वेरिफिकेशन कर सकता है। तो उस केस में टैक्स इनवॉइस की फिजिकल कॉपी ट्रांसपोर्टर को कैरी नहीं करनी होती है, ई इनवॉइस प्रॉपर ऑफिसर चेक कर सकता है IRN नंबर चेक करके। और ये सारी डिटेल ई वे बिल की पोर्टल पे भी एप्लीकेबल होती है। अब सुनिए, क्या प्रॉपर ऑफिसर या उसके ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास कन्वेंस को या डॉक्यूमेंट्स को चेक करने का पावर है? यस, उसके पास पावर है। वो चाहे तो कन्वेंस को बीच में इंटरसेप्ट कर सकता है, रोक सकता है कि मैं ई वे बिल को चेक करूंगा कि आप इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो या इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हो। तो वो वेरिफिकेशन कर सकता है, फिजिकल वेरिफिकेशन, कन्वेंस की चेकिंग कर सकता है कि इसके अंदर कौन सा माल भरा है। अब एक बात सुनिए अगर टैक्स इवेजन का मैटर है, इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ टैक्स इवेजन से रिलेटेड गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन कन्वेंस का अदर ऑफिसर भी कर सकता है, जरूरी नहीं है प्रॉपर ऑफिसर। अगर टैक्स इवेजन का मामला है तो उस केस में कन्वेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन अदर ऑफिसर भी कर सकता है, जैसे GST ऑफिसर किसी पुलिस ऑफिसर को भी चेकिंग के लिए अथोराइज कर सकता है अगर टैक्स इवेजन का मामला है। अब एक बात और समझते हैं, क्या अगर प्रॉपर ऑफिसर गुड्स का इंस्पेक्शन करता है या वेरिफिकेशन करता है रास्ते में कन्वेंस को रोककर, तो उसे कोई रिपोर्ट बनानी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को? हाँ, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो समझते हैं हम, अगर वो गुड्स का इंस्पेक्शन कर रहा है रास्ते में कन्वेंस को रोककर, तो उसे रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, समरी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। समरी रिपोर्ट के दो पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए, उस प्रॉपर ऑफिसर को इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट EWB 03 के अंदर फॉर्म के अंदर अपलोड करनी होगी। उसका पार्ट ए 24 घंटे के अंदर अपलोड होगा, प्रॉपर ऑफिसर उसको अपलोड करेगा। और ये है समरी रिपोर्ट। पार्ट ए समरी रिपोर्ट कहलाता है और पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट कहलाता है। पार्ट ए मतलब समरी रिपोर्ट, इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर उसको समरी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। और फाइनल रिपोर्ट पार्ट बी, इसका EWB 03 का पार्ट बी, वो कहलाता है फाइनल रिपोर्ट। वो कब तक अपलोड करनी होगी? इंस्पेक्शन के 3 दिन के अंदर, ठीक है। तो EWB 03 है, उसका पार्ट ए
समरी रिपोर्ट कहलाता है, उसका पार्ट बी फाइनल रिपोर्ट कहलाता है। समरी रिपोर्ट इंस्पेक्शन के 24 घंटे के अंदर प्रॉपर ऑफिसर अपलोड करेगा जीएसटी की पोर्टल पर, और फाइनल रिपोर्ट अपलोड करेगा वो इंस्पेक्शन के 3 दिन के अंदर, अगर उसने वेरिफिकेशन किया है, चेकिंग की है तो। अब एक बात सुनिए, अब कई लोगों के माइंड में आता है मेरी एक बार चेकिंग हो गई, फिर रास्ते में दूसरा प्रॉपर ऑफिसर मिल गया, वो फिर चेकिंग कर रहा है, फिर थोड़ा और आगे चले तो एक तीसरा प्रॉपर ऑफिसर और मिल गया, तो वो चेकिंग फिर कर रहे हैं। तो क्या ऐसे मेरी बार बार चेकिंग होती रहेगी क्या? नहीं। चाहे आप इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहे हैं चाहे इंट्रा कर रहे हैं, दोबारा चेकिंग नहीं होगी। इन जनरल दोबारा चेकिंग नहीं होगी, लेकिन अगर टैक्स इवेजन का मामला है तो दोबारा कितनी भी बार चेकिंग हो सकती है। ठीक है, तो अगर टैक्स इवेजन का मामला है तो उस सिचुएशन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है तो दोबारा चेकिंग हो सकती है, बाकी इन जनरल कोई फर्दर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता। इन जनरल टैक्स इवेजन है तो दोबारा चेकिंग हो सकती है, दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। अब एक बात हम समझते हैं, एक सर्कुलर है, एक कन्वेंस जा रहा था जिसके अंदर 25 कस्टमर्स के कंसाइनमेंट थे, 25 कंसाइनमेंट थे एक कन्वेंस के अंदर। उसको प्रॉपर ऑफिसर ने इंटरसेप्ट कर दिया, मतलब रोक दिया, और पर्सन इंचार्ज को बोला कि ई वे बिल दिखाओ, तुम ये माल ले जा रहे हो, इनके ई वे बिल दिखाओ। तो ये जो पर्सन इंचार्ज है प्रॉपर ऑफिसर को सिर्फ 20 कंसाइनमेंट के रेस्पेक्ट में ही ई वे बिल बता पाया, बाकी 5 कंसाइनमेंट के रेस्पेक्ट में वो डिटेल नहीं दे पाया। तो क्या पर्सन इंचार्ज सारे 25 कंसाइनमेंट को डिटेन कर लेगा, जब्त कर लेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा? नहीं, सिर्फ उन 5 कंसाइनमेंट को ही वो जब्त कर सकता है जिनके ई वे बिल जनरेट नहीं है, डिटेल प्रॉपर नहीं है। तो वो उनका डिटेंशन, उन 5 कंसाइनमेंट का डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन कर सकता है। और सुनिए, कन्वेंस का भी डिटेंशन और कॉन्फिस्केशन कर सकता है अगर कोई वायलेशन पाया गया प्रॉपर ऑफिसर को, तो उस केस में। अब सुनिए, ये पर्सन इंचार्ज है, इसके व्हीकल को प्रॉपर ऑफिसर ने अगर एक्सीडिंग 30 मिनट से ज्यादा रोक दिया, 30 मिनट से ज्यादा रोक दिया प्रॉपर ऑफिसर ने रास्ते में, तो इस ट्रांसपोर्टर को क्या करना पड़ेगा? ई वे बिल की पोर्टल पे जाके अपनी ये इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। वो EWB04 इस फॉर्म को अपलोड करा के कि मुझे 30 मिनट से ज्यादा रोका गया। ठीक है, अब सबसे खास बात जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, आपका ये रूल नंबर 138E आपके ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को कमिश्नर ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्लॉकिंग हो जाएगी, मतलब आप EWB01 का पार्ट ए फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, आपका ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है। अब सुनिए, बहुत ही खास बात, किन केसेस में आपके ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है? सपोज आप कंपोजिशन सप्लायर हैं, तो आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के CMP 08 फाइल नहीं किए हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स को कि आप कंपोजिशन सप्लायर हो, आपने कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स के CMP 08 फाइल नहीं किया है, या आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो तो आपने कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स का, 2 महीने का आपने GSTR 3B समरी रिटर्न फाइल नहीं किया है, आप रेगुलर स्कीम में हो। तीसरा केस, आप रेगुलर स्कीम में हो और आपने GSTR 1 या तो कम से कम 2 महीने का या क्वार्टर का, 2 क्वार्टर या 2 महीने का आपने GSTR 1 फाइल नहीं किया है। ठीक है, तो कंपोजिशन सप्लायर अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का अगर CMP 08 फाइल नहीं करता, या कंपोजिशन स्कीम वाले 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ का GSTR 3B फाइल नहीं करते, या 2 महीने या 2 क्वार्टर का GSTR 1 फाइल नहीं करते, अगर वो मंथली फाइल कर रहे हैं तो 2 महीने का GSTR 1 फाइल नहीं कर रहे हैं, और QRMP स्कीम है तो क्वार्टरली बेसिस पर भी GSTR 1 फाइल हो सकता है, तो उन्होंने 2 क्वार्टर का GSTR 1 अगर फाइल नहीं किया है, अगर उन्होंने ये डिफॉल्ट किए हैं, तो उनके ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक किया जा सकता है, फिर वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर उनका रजिस्ट्रेशन रूल 21A में सस्पेंड हुआ है तो भी वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे, उनके ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि सप्लायर भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, रेसिपिएंट भी जनरेट कर सकता है, और ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक किसका GSTN किया जाएगा? एज ए सप्लायर, जहां पर वो सप्लायर है। ठीक है,
रेसिपिएंट अगर ये कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो उसका ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि कौन कौन ई वे बिल जनरेट कर सकता है, सप्लायर कर सकता है, रेसिपिएंट कर सकता है, ट्रांसपोर्टर कर सकता है। तो इनके लिए तो ये ब्लॉकिंग नहीं होगी, इनके लिए तो ये ई वे बिल दोनों ही जनरेट कर पाएंगे। ब्लॉकिंग इस सप्लायर के लिए ही है। तो सप्लायर का जीएसटीएन ब्लॉक होगा जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है। ये लोग तो ये तो गुड्स कैरी करके ट्रांसपोर्टेशन में ले जा रहा है, इसकी इनवर्ड सप्लाई है। तो इन केसेस में ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी ब्लॉक नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही सप्लायर का जीएसटीएन नंबर ब्लॉक होगा ई वे बिल जनरेट करने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज अगर मैं सप्लायर हूं और मेरा ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया गया, तो मैं अपने रेसिपिएंट को बोलूंगा, रेसिपिएंट आप ई वे बिल जनरेट करवा दो। ठीक है, या ट्रांसपोर्टर को बोल दूंगा, वो ई वे बिल जनरेट करा देगा। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये ब्लॉकिंग उस डिफॉल्टिंग सप्लायर के लिए है, रेसिपिएंट के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है। ठीक है, जो आउटवर्ड मूवमेंट को रोकेगी, इनवर्ड मूवमेंट के लिए ब्लॉकिंग नहीं है। तो रेसिपिएंट है, इनवर्ड सप्लाई ले रहा है, इनवर्ड मूवमेंट ले रहा है, तो उसके लिए ब्लॉकिंग नहीं होगी। अब अगर ब्लॉकिंग हो गई है, आपका ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आप कमिश्नर को एप्लीकेशन भेजेंगे EWB 05 में कि हमारे ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को अनब्लॉक कर दिया जाए, अनब्लॉक कर दिया जाए। तो ये रिक्वेस्ट आप किसको करेंगे? कमिश्नर को। ठीक है, और वो आपसे रीजन मांगेगा, रीजन फर्निश करना पड़ेगा, और वो रीजन राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा, और बाद में वो ऑर्डर पास करेगा EWB 06 में, यस आप ई वे बिल जनरेट करा सकते हो, मतलब आपके ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को अनब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से समझो, आप सप्लायर है, आपका ई वे बिल जनरेट करने की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया है, तो कमिश्नर को आप एप्लीकेशन फाइल करें EWB 05 में आप एप्लीकेशन फाइल करें, और फिर कमिश्नर आपका ये अनब्लॉक करेगा, ऑर्डर पास करके EWB 06 को अनब्लॉकिंग का ऑर्डर पास कर देगा। अब एक बात समझते हैं, अगर अगर वो रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं ब्लॉकिंग ठीक है, मैं अनब्लॉक नहीं करूंगा, तो उस सिचुएशन में उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी। आपकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने से पहले वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अब एक बात सुनिए, चाहे उसने ब्लॉकिंग कर दी चाहे अनब्लॉकिंग कर दी, वो अगर अगर SGST और UTGST कमिश्नर ने की है, वो डीम्ड टू बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय CGST कमिश्नर माना जाएगा। ठीक है, मतलब कमिश्नर कैसा भी हो, चाहे SGST वाला हो, चाहे UTGST वाला है, चाहे वो CGST वाला है, वो उसके पास ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग करने का पावर है। ठीक है, तो इसके साथ ही कंप्लीट हुआ आपका ई वे बिल चैप्टर का रिवीजन।